नमस्कार, एचएनएन का खास प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करने वाले प्रेमचंद अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। बहुत बधाई। बहुत सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, किस तरह से आपका कैबिनेट मंत्री तक का सफर रहा? आपका एक ड्रीम था या किस तरह से हम इसको देखें कि आपने ये सफर पूरा तय किया? देखिए, मुझे याद है कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और चूँकि मैं एक संघ पृष्ठभूमि का हूँ, पिताजी मेरे तहसील संघ चालक रहे हैं जी। और संघ के अनेक दायित्व में रहे हैं। और मुझे याद है कि हम लोग संघ की शाखाओं में जाते थे बहुत छोटी उम्र में, और उससे चलते चलते उसके बाद चूँकि मैं अपने टाइम पे पढ़ने में ठीक ठाक रहा हूँ, अनेकों बार मुझे छात्रवृत्ति मिली है, अनेकों बार मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। पिताजी की अपेक्षा थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन मेरे मन में जो भाव था कि मैं कुछ समाज के लिए समाज की सेवा करूं, तो मुझे याद है कि विद्यार्थी परिषद यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए मैंने काम करना शुरू किया। और मुझे याद है कि 1980 में हमने डोईवाला, चूँकि मैं डोईवाला में रहता था, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शाखा वहाँ पे गठित की। और चाहे वो असम का आंदोलन रहा हो, चाहे अन्य उस प्रकार के आंदोलन रहे हो, हम लोग बड़ा ये अच्छे स्थिति में हम लोग कार्यक्रम करते थे। और जब भी विद्यार्थी परिषद का कोई बड़ा कार्यक्रम देहरादून हो तो हम अच्छी संख्या में यहाँ पे लोग आते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ। और 1984 का मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ जी कि जब मैं डीएवी कॉलेज, जो हमारा डीएवी पीजी कॉलेज है, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मुझे महासचिव पद का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। और चाहे उस समय हमारे रहे हरबंस कपूर जी हों, जी, इधर हमारे डॉक्टर डीपी जोशी हों, अशोक सक्सेना जी हों जो प्रधानाचार्य रहे हैं डीएवी कॉलेज के, डॉक्टर बालेश्वर पाल हों, या आज जो धर्मपाल जी हैं जो संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, वो समय यहाँ विद्यार्थी परिषद में थे। उन सबके साथ मिलके हम लोग चुनाव लड़ने के लिए हमने तय किया। मैं चुनाव लड़ने के लिए डोईवाला से आता था, बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन मुझे वो भी याद है कि 1984 में इंदिरा मर्डर हुआ, विषय समाप्त हुआ, छात्र संघ चुनाव टले और सब चलते रहे। और आखिर में फिर मैं युवा मोर्चे में आया। युवा मोर्चे के बाद ये बात है 1986 की, और डोईवाला में नगर पंचायत होती थी, चाचा मेरे चेयरमैन बने, मैं उसका वार्ड मेंबर बना। तब से मेरी एक जो सामाजिक यात्रा शुरू हुई। और ये बात जो आपने एक सवाल किया, मैं उस पर जवाब की तरफ ला रहा हूँ कि उस समय हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी जी सत्ता में आएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी। मैं युवा मोर्चे में आ गया था, फिर विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चे से फिर भारतीय जनता पार्टी का नगर इकाई का महामंत्री, फिर मंडल का महामंत्री, फिर जिले का मंत्री, फिर जिले का महामंत्री, फिर इस प्रशासनिक जिले का 1996 जिला अध्यक्ष। और उसके बाद आप ये देखिए कि कभी सोचते नहीं थे कि हम लोग भी कभी विधायक बनेंगे। सत्ता तो आ गई थी, चूँकि उससे पहले राम जन्मभूमि का प्रकरण बहुत चला था। जी, मैं जिला संयोजक रहा हूँ इस जनपद का, और शायद आपको जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत आंदोलन उस समय हमने राम जन्मभूमि के लिए किए। हम राम ज्योति, राम शिला पूजन ये जगह जगह हम लोग करते थे। लेकिन ये बात भी बताना चाह रहा हूँ, उस समय हम लोगों की बहुत ज़्यादा बखत नहीं थी। हम लोग जब कहीं जनता के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए जाते थे, लोग हमारी या तो मजाक उड़ाते थे या हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या नहीं होती थी। जब हमने और हमारे लोगों के द्वारा बताया गया कि राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर है, उसको वहाँ पे किस प्रकार से भगवान श्री राम या रामलला कहाँ आज विराजमान है, उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उस समय धीरे धीरे माहौल बना, और उसके बाद आप जानते हैं कि 1991 में पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। और उससे पहले जब ये आंदोलन पीक पे था तो मैं जेल में गया। 19 दिन टिहरी जेल में मैं था, मेरे पिताजी भी जेल में रहे, मेरा बड़ा भाई जेल में रहा, मेरा छोटा भाई जेल में रहा, मेरी माँ अयोध्या तक गई। और जो आंदोलन हम करते थे जनता के बीच में जाके, एक समय तो ये आया था कि मुझे एक इस प्रकार से लोगों ने मान लिया था कि एक बहुत एग्रेसिव भाषण देता है, बहुत उत्तेजित भाषण देता है,
चारों तरफ से पुलिस मेरे पीछे पड़ती थी। आखिरकार मैंने जिसे कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से मैं पेश हुआ थाने के अंदर, फिर मैं गिरफ्तार हुआ। तो मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, पहली बार सरकार बनी। उस समय पहले तो हम नहीं सोचते हम विधायक बनेंगे, लेकिन तब मेरे मन में आया था कि 1991 में जब हमने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, इतने आंदोलन किए कि हमें भी विधायक बनना चाहिए, लेकिन नहीं बने, टिकट नहीं मिला। फिर 1993 में जब ये ढांचा ढहा गया तो हमारी 4 सरकारें शहीद हुई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल। जी। जब ये सरकारें गिरी, 1993 में फिर चुनाव आया, तब मुझे लगा, फिर मैं टिकट की मैंने मांग की। उत्तर प्रदेश में रहने के बाद मसूरी विधानसभा होती थी, नहीं मिला। 1996 में मेरा टिकट लगभग हो गया, बधाइयाँ मिल गई, अंतिम क्षणों में फिर कटा। अब आप देखिए, मैं उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ कि लगातार एक सीट से टिकट मांगता रहा, मुझे टिकट नहीं मिला। 91, 93, 96 फिर उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ, खूब आंदोलन किए, बाजार बंद कराए, रेल चक्के जाम कराए, जो भी घटना जहाँ भी होती थी सबसे पहले मैं पहुँचता, चाहे मसूरी हत्याकांड रहा हो, चाहे देहरादून में ये घटनाएं हुई हो, चाहे जोगीवाला में हुई हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हुआ हो। जब दिल्ली से मैं ट्रक में बैठ के सबसे पहले उस स्थल पे आया था जहाँ पे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, ट्रक में बैठ के आया था, कोई नहीं आया था मेरे साथ, अकेला। और वहाँ जाके फिर मेरी मालती शर्मा जो वहाँ की सांसद थी, राज्यसभा सांसद बीजेपी से, वो जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के लोगों की सेवाएं कर रही थी, जी। मैंने देखा। मैंने अपने उन शहीदों को, जहाँ उनकी शहादत हुई, उस स्थल को भी देखा, और शहीदों के उन पार्थिव शरीर को भी देखा, और क्या दर्दनाक घटना थी वो। और जैसे कैसे फिर हम आए, रायवाला, फिर डोईवाला, अगले दिन पूरे आंदोलन, ये सब। और आप देखिए, उसके बाद मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आज वो दुनिया में नहीं है। और कभी कल्पना नहीं करते थे जब हम आंदोलन कर रहे थे, उत्तराखंड भी बनेगा, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया। आज उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, उनको स्मरण कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ एक पहली गवर्नमेंट बनी भारतीय जनता पार्टी की, नित्यानंद स्वामी जी हमारे पहले मुख्यमंत्री बने, मैं जिलाध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का दोबारा बना। और उसके बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम का उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे चेयरमैन बना। फिर 2002 में चुनाव की बारी आई। अब विशाल जी फिर बता रहा हूँ, फिर मैंने टिकट मांगा, और मेरे मन में था कि अब तो मेरे को टिकट मिल ही जाना है, क्योंकि अब कोई ऐसा प्रतिद्वंदी भी नहीं है। जी। जिस प्रकार से उस समय कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे आज सार्वजनिक रूप से कहनी नहीं है, लेकिन मन में है वो पीड़ा, जिसके कारण मुझे टिकट नहीं मिलता था। और 2002 में भी मेरा टिकट कटा। जी। मैं वो जो बात अभी कह रहा था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1991, 1993, 1996 और 2002 तब तक ऋषिकेश विधानसभा, डोईवाला विधानसभा, ये पूरे अलग से 70 विधानसभाएं हो गई थी। तो इनके लिए मैंने टिकट मांगा, तो भी मुझे टिकट नहीं मिला। अब आप देखिए कितनी पीड़ा रही होगी, कितने संघर्ष करने के बाद। राम जन्मभूमि का पूरा परिवार संघर्ष करता है। उत्तराखंड आंदोलन में मैं आज भी आंदोलनकारी का, मेरे को सब सुविधाएं मिलती हैं, उसके बावजूद अब आप देखिए कि एक ही आदमी एक ही सीट से लगातार 4 बार टिकट मांगे, नहीं मिले। उत्तराखंड में शायद कोई और उदाहरण होगा ऐसा, लेकिन चलिए फिर पार्टी का काम किया। अपने जिन नेताओं को टिकट मिला, चाहे वो 91 में, 93 में, 96 में, फिर 2002 में, सबके लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, क्योंकि हम तो संघ पृष्ठभूमि के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी आस्था, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, माँ मानने वाले हम लोग। और फिर हमारे मन में वही बात जाती है, राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, और सेल्फ यानी कि स्वयं बाद में। उस भाव को सोचते हुए लगे रहे। और आप देखिए 2007 में पहली बार मुझे ऋषिकेश विधानसभा से टिकट मिला जी। और उसके बाद 2007 के बाद 12 में फिर टिकट मिला, मैं जीता। और 2017 में फिर टिकट मिला, मैं जीता। और 22 में टिकट मिला, फिर मैं जीता। और आपकी जानकारी बता रहा हूँ, हर बार मेरा मतों का अंतर बढ़ता जा रहा है जी। और 2017 में आपको जानकारी है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ उत्तराखंड विधानसभा में यहाँ पे। और अपने हाईकमान के आशीर्वाद से ये बात ठीक है कि जब मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन अब मिल रहा है तो लगातार टिकट भी मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। और 5 साल जिस प्रकार से मैंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए काम किए, पक्ष हो विपक्ष हो, सबको समान भाव से, चाहे मुझे सदन के अंदर चाहे सदन के बाहर, पूरी तरह से उनका मैं सम्मान करता था। और अनेकों ऐसे हमने आयाम स्थापित किए कि शायद मुझे ऐसा लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं जो पहले हुए ना, उम्मीद कर रहे हैं कि आगे होंगे।
सीपीआई की हमने बैठक की, पूरे देश भर के हमारे विधानसभा अध्यक्षगण यहाँ आए, लोकसभा अध्यक्ष जी आए, उपसभापति राज्यसभा आए, अनेकों ऐसे अधिकारीगण आए कि जो पहली बार उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इतना बड़ा कार्यक्रम, बिल्कुल। फिर उसके बाद ऋषिकेश में उनको ले आके आरती कराना, और साथ में यहाँ उसके साथ साथ जितने भी मेरी सीपीआई की बैठक में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था उत्तराखंड या इंडिया की तरफ से, तो जो भी भाव मेरे होते थे मैं प्रकट करता था। मैं ढाका गया हूँ, मैं कनाडा गया हूँ, अनेकों जगह जाने का मौका मिला, अपने देश का प्रतिनिधित्व करता था, उसका मैं पूरा भरपूर जो मेरे से हो सकता था मैं करने की कोशिश करता था। और आप देखिए उसके बावजूद जो मेरे विधानसभा के अंदर, चाहे वो समितियों की बात हो, चाहे हमारे यहाँ गढ़वाली उत्तराखंड में भाषा है, कुमायूनी भाषा है, उनके लिए समिति बनाने की बात हो, चाहे मेरे विधानसभा के अंदर आप जाते ही हैं बाहर, देखिए कितनी सुंदर वो आकृति, यानी कि हमारे जो माँ नंदा देवी राजजात यात्रा की बनाई है, और उसका भाव भी सिर्फ यही था कि जो भी व्यक्ति, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आप जैसा लोग हो, अन्य लोग हो, जब वो अंदर जाएं तो माँ के आशीर्वाद लेके, माँ के दर्शन करके आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी संस्कृति भी है, हमारे भाव भी हैं, वो करने का काम किया। 101 फुट वहाँ पे तिरंगा लगाने का काम किया। हर 31 मई को हम लोग एंटी टबैको डे हम मनाते थे, अपने अनेकों लोगों को बुलाते थे, विशेषज्ञ लोग बुलाते थे, और उनको बताते थे कि तम्बाकू का सेवन करने से कितना नुकसान होता है। अनेकों लोगों ने तब तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट छोड़ा भी था। सदन के यानी विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पी सकता था, उसके लिए नियम बनाए। उसके साथ साथ हर 21 जून को हम लोग वहाँ योगा का कार्यक्रम करते थे, शौचालय हों उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी होगी कि पिछली बार हमने 6 हमने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार उत्तराखंड को पुरस्कार मिले, इस बार भी हमें मिले, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि पहले कभी सोचा नहीं था, और आज हमें भगवान ने दिया है, मेरे हाईकमान ने दिया है। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ और प्रयास करता हूँ कि कितना अच्छा मैं अपने विभाग, अपने मंत्रालय में मैं कर सकूँ। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ जनता भी मेरी बात को इत्तेफाक करती है, आज मैं भी एक शब्द बोलते हैं आत्मसंतोष, मुझे भी आत्मसंतोष लगता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खास मुलाकात में प्रेमचंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप देखते रहिए खास मुलाकात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास मुलाकात में। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल यही है कि जिस तरह से आपने संघर्षों की बात करी, इतने संघर्ष आपके रहे, जेल तक जाना पड़ा, ऐसे में अगर मैं फैमिली की बात करूं तो कितना सपोर्ट उनका मिला, या एक समय पे आकर के उन्होंने भी कहा कि बस करो, अब ये इस तरह की चीज़ें ना करो? देखिए, ये बात तो ठीक है कि बिना फैमिली सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते जी। लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, मेरे चूँकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, तो पिताजी मेरे चाहते थे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ। लेकिन आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मैं दिल्ली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए चला भी गया जी। और आज भी शायद दिल्ली में अंसारी रोड पे एक बहुत बड़ी फर्म है चंडीगढ़ एंड गुलियानी करके, मैं वहाँ पे आर्किटेक्टशिप किया। और उसके बाद मुझे जब मैं वहाँ रहा, अच्छा मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरा बॉस भी मेरे से बहुत खुश था, लेकिन अंतिम क्षणों में फिर मेरे को लगा कि मेरे लिए लाइन नहीं है। मैं वहाँ छोड़ के फिर देहरादून आया, फिर विद्यार्थी परिषद, वो सारा विषय मैंने आपके सामने रखा। लेकिन एक समय जब ये आया कि जो मुझे 91 में, जब मैंने जैसे कहा कि संघर्ष किया, 91 में टिकट मांगा, 93 में मांगा, 96 में मांगा, नहीं मिला, तो उस समय मेरे पिताजी चूँकि संघ में थे और उनका बहुत सपोर्ट मिलता था जी। और मैं आज वो दुनिया में नहीं, मैं उनको बहुत स्मरण कर रहा हूँ, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से वो मेरा मार्गदर्शन करते थे। और आपकी जानकारी बता रहा हूँ कि डोईवाला जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जैसे मैंने कहा, आज भी अनेकों लोग हैं वहाँ पे, और जो हमेशा किसी भी पीड़ा में, किसी भी समस्या में हमेशा पिताजी से मार्गदर्शन लेने आते थे। तो ऐसे पूज्य पिता का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा, बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता रहा। उस समय बहुत प्रयास था मेरा कि मैं विधायक बनूं, नहीं बना, लेकिन पिताजी और हमारा परिवार, मेरी माँ जी, ये सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि उस समय ये स्थिति थी कि आसपास के बहुत लोगों में, जिस प्रकार का, जैसे डोईवाला में डिग्री कॉलेज आज जो बना है, वो मेरे संघर्ष के कारण बना। मुलायम सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, 1989 की बात बता रहा हूँ, जब वो डोईवाला में आए
और मैं उनको एक ज्ञापन देने के लिए, जब ये तय हुआ कि यहाँ पे वो आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे, तो ये हुआ कि उनको हमें ज्ञापन देना है, किसी भी रूप में स्वागत करना है। तो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि लगभग 2,500-3 हज़ार युवाओं के साथ मैंने उनका स्वागत करना चाहा, ज्ञापन देना चाहा। मेरे मन में भाव था कि डोईवाला में डिग्री कॉलेज होना चाहिए जी। क्योंकि मैं डिग्री लेने के लिए देहरादून आता था। हम ट्रेन में चलते थे, उस समय ट्रेन ही एक माध्यम होता था, बहुत जरा सा भी खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करते थे हम लोग, पैसा भी बहुत ज़्यादा लोगों पे नहीं होता था। तो उस समय मैं देखता कि ट्रेन में बहनों और महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता था। और चलिए हम तो जैसे कैसे सहन करते, महिलाओं के साथ जब होता था बड़ा ख़राब लगता था, बच्चे थे हम लोग। तब मेरे मन में आया था कि डिग्री कॉलेज डोईवाला में हो तो कम से कम जो हमारी बिटियाँ हैं, बहनें हैं, वो कम से कम वहाँ डिग्री ले सकती हैं। उसकी मांग के लिए मैं जब वहाँ पे उनके लिए खड़ा रहा, तो उसमें पता नहीं मुलायम सिंह यादव जी क्या लगा, उन्होंने मुझे धक्का दिया और उनकी गाड़ी के अंदर एम्बेसडर गाड़ी होती थी, जब उन्होंने अपना गेट बंद किया तो मेरा एक कुर्ते का टुकड़ा, एक कोना उसमें फंस गया और बहुत दूर तक, करीबन 200-250 मीटर तक मैं खिंचता चला गया। वो तो शुक्र समझिए मैं बच गया, गाड़ी के नीचे नहीं आया। तब उसमें बहुत आक्रोश मेरे तमाम उन 2,500-3 हज़ार लोगों में रहा। और उस समय इतने संघर्ष के बाद जब ये लगता था, तो मैं, चूँकि मेरी शादी हो गई थी, मेरी मिसेज को ये लगता था कि ये ना तो कमाते हैं ना कुछ करते हैं, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी जी। और मैं सुबह निकलता था, शाम को घर में घुसता था। रोज़ का रूटीन था, कोई एक दिन का नहीं था, लगभग डेली का रूटीन था। आसपास के तमाम क्षेत्रों में कहीं संघर्ष की बारी हो, कहीं कार्यक्रम की बारी हो, कहीं पार्टी की बात हो, कहीं दूसरे कार्यक्रम हो, चाहे हिंदू जागरण मंच का हो, चाहे संघ का कार्यक्रम हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो, हम लोग इन्वॉल्व होते थे और अपना सपोर्ट करते थे। लेकिन अब सुबह निकलना, रात को घुसना, तो कभी कभी तो डर डर के घर में जाना होता था। मिसेज कहते आज बताओ क्या कमा के लाए, बच्चे कैसे, बच्चे भी हो गए थे उस समय। मुझे याद है जब मैं जेल में जा रहा था तो मेरी छोटी बेटा, उसमें मेरी बड़ी बेटिया 1.5 साल की थी, 2 साल की। और उस समय जब अरेस्टिंग हो रही थी तो मेरी बिटिया ने उस टाइम तुतलाते हुए बोला था कि बच्चा बच्चा लामता जन्मभूमि ते तामता। और तब मैंने उसको, कोतवाल को कहा था, एसओ कहा था, मैंने तुम सब हराम के हो। एक बच्चा बोला मैं राम का हूँ और तुम मुझे राम भक्त को अरेस्ट कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, यानी तुम हराम के हो। ये सब इस प्रकार के हम लोगों ने संघर्ष किए। और उसके बाद मेरी मिसेज हमेशा कहती थी क्या करोगे, कब ये जीवन तुम्हारा, कब तक बच्चे कैसे पलेंगे जी। और बड़ी समस्या आई, बड़ी परेशानी। उनको मैं संभालता था, उनको रात को समझाता था, अगले दिन फिर निकलता था। ये सिलसिला जारी रहा। सर, एक विषय यह भी है कि जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे, आपके रहते ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया। उस समय भी देखा हमने कि आप गद्दी पर बैठे हुए थे और आपके आंसू नहीं रुक रहे थे। कि आंदोलन की मूल भावना ये थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बने, यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो, यहाँ का विकास हो और यहाँ की जो राजधानी वो ग्रीष्म वो जो है गैरसैंण में हो, पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे हो। और मैंने कई बार बोला भी था। और उस समय मुझे याद है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो एक सत्र हमारा गैरसैंण में चल रहा था जी। और त्रिवेंद्र जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे। हम लोग बैठे थे, मैं तो पीठ पे था, सब लोग अपने सदन में थे। तो जिस टाइम त्रिवेंद्र जी एंट्री कर रहे थे, उनका भाव देख के मुझे लग रहा था आज कुछ होने वाला है जी। और जैसी वो आए, जब उन्होंने घोषणा की तो निश्चित रूप से मैं तो बहुत मतलब गदगद हो गया। और वास्तव में मेरे आंखों से वो जो आंसू आए, जो खुशी के आंसू थे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तब खड़े होकर हम सब ने बड़ा उत्साहवर्धन किया, बहुत धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का। और आपको वो भी जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जब बाहर आया तो खूब मैंने डांस किया और उसमें फिर आसपास के लोगों को बुलाया गया, उनके साथ होली दिवाली साथ साथ खेली। और उस दिन का भी एक सेंटेंस मैं त्रिवेंद्र जी का याद दिला रहा हूँ। उन्होंने बाहर आके एक शब्द बोला था, उन्होंने कहा आज यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा उन्होंने की थी। हालांकि आप जानते हैं कांग्रेस अनेकों बार सरकार में रही, लेकिन कभी ग्रीष्मकालीन छोड़िए, किसी प्रकार की राजधानी की घोषणा उन्होंने चर्चा नहीं की, घोषणा तो छोड़िए। और उसके बाद बाहर आके उन्होंने कहा, त्रिवेंद्र जी ने सबके बीच में, कि आज यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से जो बहुत ज़्यादा खुश है उसका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल जी। तो आप ये स्थिति थी। आज भी मैं बहुत खुश हूँ। और आप देखिए उस समय हमने यदाकदा वहाँ पे हमने अपने सत्र भी चलाए और इस बार भी हम सत्र चला रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से अपने त्रिवेंद्र जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने इस धामी सरकार का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। उस राजधानी के लिए, उस गैरसैंण के लिए अनेकों काम हमारी सरकार कर रही है। और वास्तव में जो मेरी खुशी थी
वो आज भी मेरे मन में है। आज भी मेरे को लगता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था। सर मंत्री रहते हुए भी आपने कई तरह के काम किए। आप बिल लाओ इनाम पाओ योजना आप लेकर के आए, उसके बाद केंद्र तक वो योजना गई। किस रूप में आप उसको देखते हैं और कहाँ से आया आपके भी दिमाग में कि इस तरह की योजना अगर लाएंगे तो जीएसटी में मुनाफा बढ़ेगा? ठीक है, मुझे याद है कि जून 2022 जी 30 जून 2022 को हमारा जो जीएसटी कंपनसेशन था वो ख़त्म हो गया था, पूरे देश में ख़त्म हुआ था। और उस समय जो बैठक थी जीएसटी काउंसिल की वो चंडीगढ़ में हो रही थी। जी माननीय वित्त मंत्री हमारी यही जो है सीतारमण जी थी। तो मैं उनसे मिला था। मैंने कहा साहब हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, एक छोटा सा राज्य है जिसमें यदि जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म होगा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा, जिसकी भरपाई बड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी जानते हैं इनकम के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है। बिल्कुल। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ 5,000 करोड़ का नुकसान, यानी साल भर में जो हमें मिलता था कंपनसेशन का वो ख़त्म होने से नुकसान हुआ। लेकिन चलिए, जब निर्णय सरकार का, केंद्र सरकार का था, तो हमें अपने संसाधनों को बढ़ाना था। आपकी जानकारी बता रहा हूँ, जब भी स्थिति बनती है मैं अनेकों विभागों की, चाहे वो उसमें खनन का विभाग हो, चाहे वन का विभाग हो, चाहे हमारे आबकारी का विभाग हो, मेरा अपना विभाग हो, शहरी विकास हो, इन्हें सबकी बैठकें में लेता रहा। और एक ही ध्येय होता था कि हमारा किस प्रकार से राजस्व बढ़े। और चूँकि मुझे नहीं पता पहले कोई वित्त मंत्री इस प्रकार की बैठक लेता था कि नहीं लेता था, लेकिन मैंने लेनी शुरू की। लोगों ने अपना जो है राजस्व बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किया। फिर मेरे मन में आया मैं किस प्रकार से जीएसटी विभाग में भी, यानी कर विभाग में भी हम कुछ करें। तो एक मन में आया कि हम लोग यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो कोई भी सामान लें, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है कि हम कोई जब जाएं सामान लें और ऐसे आ जाते हैं, बिल नहीं लेते हैं। और यदि आप बिल नहीं लेंगे तो हमें जीएसटी कैसे मिलेगा? और उसके कारण बहुत बड़ा लॉस हमें होता रहा। लेकिन मुझे आज खुशी है कि सितंबर 2022 में हमने ये लागू किया था। और बिल लाओ इनाम पाओ इसका एक नाम रखा था। और शुरू में तो बहुत कम रहा, लेकिन आखिर में यदि आज मैं बात करूं तो 282 करोड़ रुपए के बिल अभी तक लोगों ने इसमें अपलोड किए हैं जी। और लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और हर महीने हम 1500 इनाम लोगों को देते थे ताकि वो प्रोत्साहित हों। और एक एक उपभोक्ता, तो मुझे याद है टीरी का नाम, कोई पूरा नाम नहीं मुझे पता, लेकिन रावत जी करके हैं, 282 बिल अपलोड किए उन्होंने मार्च 2024 में। अब आप अंदाजे कितनी उनके अंदर मतलब उत्साह था, और पूरे प्रदेश के अंदर ये उत्साह बढ़ा। और आज बहुत सारे लोग जो बिल नहीं लेते थे उनको बिल लेने का स्वभाव बना और बिल ले रहे हैं। जो हमारा भाव था, जो यानी कि सरकार का जो भाव था, आज उस भाव को हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें जहां हमें जीएसटी का लाभ मिल रहा है, वहीं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो बिल फर्जी बिल भी लगते थे, उसके कारण कुछ फर्जी फर्में इसमें पकड़ में आई। अनेकों 20 या 25 करोड़ के लगभग उनसे भी हमने वसूली की है। और एक जनता में एक उत्साह भी आया है, जनता में एक भाव भी आया है, और अब लोग जो हैं बिल लेने की स्थिति में आते हैं, जिससे जीएसटी का लाभ होता है। और आज देश के नहीं, अन्य राज्य भी हमारे इस जीएसटी, जो हमारा बिल लाओ इनाम पाओ है, इसी स्कीम के लिए वो हमारे से संपर्क कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि वो भी लागू करें। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मुझे कैसे राजस्व बढ़ाना है, वित्तीय अनुशासन के नाते, अन्य के नाते, तो हमारा जो है राजस्व भी बढ़ रहा है और लोगों में इसकी भावना भी बढ़ रही है। सर शहरों को स्मार्ट करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई। स्मार्ट सिटी आप लेकर के आए, केंद्र सरकार का भी बजट रहा, लेकिन जो राजधानी है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हमेशा से रही है। या तो विपक्ष सवाल उठाता रहा है, या फिर आपके जो खुद के विधायक हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं। तो किस रूप में आप इसको देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप स्मार्ट सिटी को लेकर? देखिए, मैं प्रदेश के जितने निकाय हैं, मैंने भी आपको बताया, उनके लिए हम पूरी तरह से, मैं भी, मेरे अधिकारीगण भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, काम करते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे हर जगह जो हमारा कूड़ा घर है उसको साफ़ सफाई के रूप में लें, कैसे उससे अर्निंग करें, कैसे हम क्षेत्र की साफ़ सफाई करें। डोर टू डोर सफाई का जो अभियान हमारा है, माननीय प्रधानमंत्री का जो महत्वाकांक्षी परियोजना है कि स्वच्छता अभियान के तहत, उस पर हम लोग अमल करते हैं। पथ प्रदर्शन यानी स्ट्रीट लाइट पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग शौचालय पे अपना ध्यान देते हैं।
नाले जैसे आजकल मानसून है तो सफाई के लिए हम लोग बातचीत करते हैं, लगातार हम लोग बैठक करते हैं। ये सारे काम शहरी विकास के अंदर पूरे प्रदेश के लिए हम करते हैं। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की आपने बात की है, देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि हमारा जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब का था जी उसमें पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया। जी तो हमारा बाद के फेज़ में हमारे देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा हुआ। और मुझे याद है कि जब ये परियोजना यहाँ पे आई, और ये बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से सभी को, ये स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि पूरा देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत आ गया। जी हमारे यहाँ 100 वार्ड है नगर निगम देहरादून में, लेकिन हम 10 वार्डों में ही मात्र काम कर रहे हैं जी उसका। और ये भी जानकारी दो, मेरे से पहले, आज की आवश्यक नहीं है, मेरे से पहले ये योजनाएं स्वीकृत हो गई थी। उन्हीं योजनाओं में काम नहीं हो पा रहा था। जब मैं शहरी विकास में आया, हालांकि पहले भी हुए होंगे, लेकिन मैंने उसमें काम जिस तेज़ी से किया, आप भी देखते हैं अनेकों बार, चाहे मुझे रात को निरीक्षण करना हो, चाहे अधिकारियों की मीटिंग लेनी हो, चाहे कुछ कॉन्ट्रैक्टर को हमें सस्पेंड करना रहा हो, उनको हटाना रहा हो, वो सारे काम किए। और पिछले बार इसका समय बढ़ा और अब की बार 30 जून 2024 तक बढ़ा। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ 31 मार्च 2025 तक इसका समय बढ़ा है। हालांकि हमने अपना लगभग सभी काम हमारे द्वारा हो चुका है। सिर्फ एक काम पेंडिंग है, वो है हमारे यहाँ ग्रीन बिल्डिंग का। उसमें चूँकि राज्य सरकार का भी अंश है, स्मार्ट सिटी का भी अंश है, वहाँ से हमने अंश लिया है और उसके साथ साथ हम इस काम को कर रहे हैं। जहाँ हमारा ड्रेनेज सिस्टम लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है, सड़कों का काम एक दो को छोड़ दें तो वो कंप्लीट हो गया है, सीवर लाइन का काम कंप्लीट हो गया है, और अन्य चाहे परेड ग्राउंड की साफ़ सफाई की बात देखें, चाहे हमारे यहाँ स्मार्ट टॉयलेट्स की बात करें, चाहे हमारे यहाँ दूसरे जो हमारे कैमरे लगे हैं वो उनकी बात करें, कुछ स्कूल्स को हमें स्मार्ट स्कूल बनाना है उनकी बात करें, कंप्लीट हुआ है। और एक आप देखा होगा आपने कि जो हमारे यहाँ वाटर ATM है वो लग के पूरे हो चुके हैं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और ऐसी हमारे 30 बसें हैं, आपने देखो हरे रंग की चलती हैं, वो पूरे उन 10 वार्डों से निकल के पूरे क्षेत्र में वो घूमती हैं, उसका लाभ आज हमें मिल रहा है। कुछ हमारे यहाँ ऐसी गाड़ियाँ हैं, कूड़ा गाड़ियाँ हैं, अन्य गाड़ियाँ हैं, वो हमने नगर निगम दी है, वो पूरे वार्डों में काम कर रही है। यानी स्मार्ट सिटी के माध्यम से 10 वार्डों में जो काम होना था लगभग अंतिम चरण में है, और शेष काम भी लगभग काफ़ी हमारे पूरे हो गए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं भी यदि बाढ़ आती है, पानी आता है, लोग इसे स्मार्ट सिटी से जोड़ते हैं, कहीं कोई गड्ढा हो जाता है उसको स्मार्ट सिटी से जोड़ते हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ ये 10 वार्डों के लिए था, और मुझे खुशी है और मुझे संतोष भी है, मेरे इसी कार्यकाल में तेज़ी आने के बाद आज वो काम अंतिम चरण में है। अंतिम बिल्कुल, ये समझिए बहुत जल्द हम इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने खास मुलाकात में समय दिया। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को आज आप सुन रहे थे, जिनसे तमाम विषयों पर हमसे चर्चा हुई है।